अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप लोग जानते हैं कि हम लोग वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन क्लास में आजकल चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर। हम लोगों ने इस चैप्टर में अब तक फिज़िकल क्वांटिटीज़ के हवाले से बात की, मेजरमेंट के हवाले से बात की। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में से दो इम्पॉर्टेंट फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ यानी कि स्केलर्स और वेक्टर को डिस्कस किया। वेक्टर चूँकि हमारा इस चैप्टर का ख़ासा है, यही वजह है कि हम वेक्टर को तफसील से डिस्कस कर रहे हैं और वेक्टर के टाइप्स भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की। फिर मैंने आप लोगों को कुछ की पॉइंट्स बताए थे, उन की पॉइंट को यूज़ करते हुए हमने कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए। उम्मीद है कि आपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी। ख़ास तौर पर दो वेक्टर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करने के हवाले से न्यूमेरिकल पेपर में आ जाते हैं। दो वेक्टर के दरमियान एंगल मालूम करने वाला न्यूमेरिकल, या किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वाले वेक्टर पर मालूम करने का न्यूमेरिकल, या फिर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए आमतौर पर पूछा जाता रहा है। तो आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स के प्रोडक्ट के हवाले से जो हमने बात की थी कि दो सेम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है, दो डिफरेंट रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो इस हवाले से एमसीक्यूज में भी कंडीशन पूछी जा सकती है। इसी तरीके से क्रॉस की सूरत में आप जानते हैं दो सेम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, जबकि दो डिफरेंट रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे वाले के बराबर होता है। तो ये भी न्यूमेरिकल के हवाले से और एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस कीजिए। हमने मैथमेटिकल प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही लिए हैं, मुख्तलिफ टाइप के पास पेपर के भी मैंने आपको सॉल्व करवाए। आज हम वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करेंगे और लास्ट टाइम एक प्रॉपर्टी हम प्रूफ भी कर चुके हैं। आप याद कीजिए, हमने प्रूफ किया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में आखिरी स्लाइड हमारी कुछ इसी हवाले से थी। आज हम मज़ीद कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं पहली प्रॉपर्टी कौन सी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स में आज हमें जो पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है वो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी कभी कभी पेपर में ये प्रॉपर्टी आ जाती है और कभी अपनी जो इक्वेशन उसकी सूरत में आती है। आपको नज़र आ रही है यहाँ स्क्रीन पर एक इक्वेशन ए डॉट बी प्लस सी बराबर है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर में आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कभी आता है पेपर में कि प्रूफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, सवाल इस तरह से आता है। और कभी आता है प्रूफ दैट ए डॉट बी प्लस सी बराबर है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी दोनों साइड को हमने बराबर लेकर आना है। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है ए डॉट और ब्रैकेट में दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं बी और सी। राइट हैंड साइड पर डॉट अलग हो गया बी के साथ और फिर डॉट अलग हो गया सी के साथ। यानी आपने डॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तकसीम कर दिया, बी के साथ सेपरेट कर दिया, सी के साथ सेपरेट कर दिया। इसीलिए इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूट होने वाली प्रॉपर्टी। तो हमें साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। अब प्रूफ करने के लिए देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको 3 वेक्टर्स नजर आ रहे हैं। एक वेक्टर डॉट से पहले लिखा हुआ है जो कौन सा है, वेक्टर ए। ठीक है ना, एक वेक्टर डॉट से पहले लिखा हुआ है, यह है वेक्टर ए। और बाकी दो वेक्टर्स ब्रैकेट के अंदर डॉट के बाद ऐड हो रहे हैं, यानी कि बी और सी। देखें दोनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, हमें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है। ए डॉट बी प्लस सी बराबर है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए डॉट से पहले जो वेक्टर है, सबसे पहले आप उस वेक्टर को किसी एक एक्सिस पर ड्रॉ कर दीजिए रेफरेंस के तौर पर। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हम वेक्टर ए को एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, फिर इसी तरीके से ये वाई एक्सिस है, और जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हो गया ओरिजिन ओ। अब आप रेफरेंस के तौर पर किसी एक एक्सिस पर वेक्टर ए को ले लीजिए। तो यहां देखें वेक्टर ए को मैंने एक्स एक्सिस पर ले लिया, ये रहा वेक्टर ए। अब देखिए ब्रैकेट में वेक्टर बी मौजूद है,
ठीक है ना, डॉट के फौरन बाद बी मौजूद है। डॉट का मतलब एक ये भी होता है कि एक वेक्टर की टेल को आप दूसरे वेक्टर की टेल से कनेक्ट कर दें, तो डॉट का मतलब टेल विद टेल भी होता है। आपने वेक्टर ए की टेल को देखना है, कहाँ है वेक्टर ए की टेल, पॉइंट ओ पर। यहाँ से आप वेक्टर बी की टेल को कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ए डॉट बी प्लस सी में डॉट से पहले ए है और डॉट के फौरन बाद बी है। तो मैंने क्या किया, वेक्टर बी को वेक्टर ए की टेल के साथ कनेक्ट कर देना है, लेकिन डायरेक्शन ए के लिहाज से डिफरेंट रखनी है, क्योंकि दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है, दोनों पैरेलल वेक्टर्स नहीं है, बी अलग है और ए अलग है। डॉट को देखते हुए दोनों की टेल मिलानी है, तो मिला देते हैं टेल। देखिए मैंने एक और वेक्टर लाइन ड्रॉ कर दी और दोनों की टेल यहाँ पर आपको पॉइंट ओ पर मिली हुई नजर आ रही है। अब जो आपको ग्रे कलर में लाइन नजर आ रही है, इसको हम कह देते हैं वेक्टर बी। फिर देखें ब्रैकेट के अंदर बी के साथ वेक्टर सी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ऐड करने के लिए हेड टू टेल रूल याद कीजिए, जो छोटी क्लास में पढ़कर आए हैं आप लोग। क्या होता है हेड टू टेल रूल, पहले वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर की टेल कनेक्ट करते हैं। कौन कौन से वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, ब्रैकेट के मुताबिक वेक्टर बी और वेक्टर सी ऐड हो रहे हैं। इन दोनों में पहला वेक्टर कौन सा है, वेक्टर बी, और दूसरा वेक्टर कौन सा है, वेक्टर सी। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक वेक्टर बी के हेड से वेक्टर सी की टेल को कनेक्ट कर देना है। अब देखिए वेक्टर बी का हेड ये रहा, जहां पर इस वक्त आपको ये डॉट नजर आ रहा है, ठीक है ना। यहां पे मैं क्या कनेक्ट कर दूंगा, वेक्टर सी की टेल। देखिए मैंने वेक्टर सी के लिए एक और लाइन ड्रॉ की ग्रीन कलर से, इसको मैंने वेक्टर सी का और वेक्टर सी की टेल, वेक्टर बी का हेड कनेक्ट हो गया। अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक दोनों वेक्टर्स को हमने क्या कर देना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करते हैं, याद कीजिए, एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं। लेकिन किस तरह ड्रॉ करते हैं, इस तरह कि रिजल्टेंट वेक्टर की टेल पहले वाले वेक्टर की टेल से मिलती है और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड दूसरे वाले वेक्टर के हेड से मिलता है। तो यहां बी और सी में पहला वेक्टर कौन सा है, वेक्टर बी, और दूसरा वेक्टर कौन सा है, वेक्टर सी। वेक्टर बी की टेल और वेक्टर सी के हेड, इन दोनों को ज्वाइन करने एक और वेक्टर के जरिए, जिसको हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम ड्रॉ कर देते हैं। देखिए मैंने एक और वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ब्राउन कलर से एक वेक्टर लाइन ड्रॉ की है, इसको मैंने कह दिया आर, और ये क्या है, बी और सी का एडिशन, लिहाजा इसके ऊपर लिख दिया है आर इक्वल्स बी प्लस सी। अब डॉट का एक मतलब हम न्यूमेरिकल के दौरान पढ़कर आए थे, और मैंने आपको की पॉइंट के दौरान भी बताया था कि डॉट का मतलब होता है प्रोजेक्शन, यानी साया। वेक्टर बी का कितना हिस्सा वेक्टर ए पर पड़ रहा है, वेक्टर सी का कितना हिस्सा वेक्टर ए पर पड़ रहा है, और फिर इन दोनों के रिजल्टेंट का कितना हिस्सा वेक्टर ए पर पड़ रहा है, यानी कि प्रोजेक्शन, वो भी हमें ड्रॉ करना है। तो जिस पैटर्न पर मैंने अब तक आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाई है, आपने बिल्कुल इसी पैटर्न पर बोर्ड के पेपर में और यहाँ जब आप घर पे काम करें उसमें, और कॉपी जो यहाँ इंटरनल एग्जाम की कॉपी होगी उसमें भी इसी पैटर्न पर आपने ड्रॉ करना है। प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देते हैं। बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट ओ से, कहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर। तो इसका साया जो पड़ रहा होगा एक्स एक्सिस पर, यानी वेक्टर ए पर, वो ये होगा। ये एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ से शुरू हो रहा है बी का प्रोजेक्शन पॉइंट ओ से, और कहाँ पर खत्म हो रहा है, वेक्टर बी के बिल्कुल हेड के नीचे खत्म हो रहा है। इसको हमने कह दिया बी ए। याद करें प्रोजेक्शन लिखने का तरीकाकार मैंने बताया था, नॉर्मल फॉन्ट, और जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन लेना है उसको आप लिख देंगे। तो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर इस तरह से आपने लिख दिया। इसी तरीके से वेक्टर सी को देखें तो यहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ पर इस वक्त मैं बॉल को लेकर गया हूँ, और वेक्टर सी यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो इसका साया सी के टेल से यहाँ से शुरू होगा और सी के हेड बिल्कुल नीचे यहाँ पर खत्म हो जाएगा। मगर कैसे, उसको देख लेते। तो वेक्टर सी का पोजीशन उसके हेड से होता हुआ यहाँ पर आ गया। अब देखें होगा क्या, वेक्टर सी के पोजीशन को मैंने लिख दिया सी ए। कहाँ से शुरू हुआ, इस टेल के बिल्कुल नीचे यहाँ से शुरू हुआ और हेड के बिल्कुल नीचे यहाँ पर खत्म हुआ। तो इन दोनों के दरमियान यह आ गया वेक्टर सी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन में, यानी उसको लिख दिया सी ए। तो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन आपने दिखा दिया, वेक्टर सी का प्रोजेक्शन भी आपने दिखा दिया। अब बचा रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये भी वेक्टर ए के ऊपर प्रोजेक्शन बना रहा होगा। तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ से शुरू होगा, जाहिर पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहा है, लिहाजा पॉइंट ओ से स्टार्ट कर दिया और हेड के बिल्कुल नीचे यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने खत्म कर दिया, इसको लिख दिया आर ए, यानी आर का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, ठीक है ना। देखिए हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, Consider three vectors A, B and C which are drawn in such a way that vector A is along x-axis। तीन वेक्टर्स A, B और C पर गौर करें।
जिन्हें इस तरह ड्रॉ किया गया है कि वेक्टर ए को आपने एक्स एक्सिस पर ले लिया है, जो बात मैंने आपको शुरू में समझाई। फिर टेल ऑफ वेक्टर बी इज कनेक्टेड विद द टेल ऑफ वेक्टर ए। मैंने आपको बताया यहां डॉट है प्रॉपर्टी में, डॉट का मतलब होता है टेल विद टेल, तो टेल ऑफ वेक्टर बी कनेक्ट की गई है टेल ऑफ वेक्टर ए से। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यही बात मैं आपको समझा चुका हूं। फिर टेल ऑफ वेक्टर सी इज कनेक्टेड विद द हेड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर सी की टेल को वेक्टर बी के हेड से कनेक्ट किया, क्योंकि बी और सी दोनों ऐड हो रहे तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक कनेक्ट कर दिया। अगले पैराग्राफ पे देखें, लिखा हुआ है टू ऐड वेक्टर्स बी एंड सी a resultant vector A is drawn in such a way that its tail is connected with the tail of vector B and head is connected with the head of vector C। B और C को ऐड करने के लिए एक रिजल्टेंट वेक्टर R ड्रॉ किया जाता है इस तरह कि वेक्टर R की टेल और वेक्टर B की टेल आपस में कनेक्ट होती है, वेक्टर R का हेड और वेक्टर C का हेड आपस में कनेक्ट होता है। अगले पैराग्राफ में टू ऐड से लेकर वेक्टर C तक यही बात समझाई गई है। फिर प्रोजेक्शन जो आपने लिया उसके बारे में लिख दिया, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज डिनोटेड बाय बी ए। वेक्टर बी के प्रोजेक्शन को बी ए से जाहिर किया गया है, कॉमा द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी इज डिनोटेड बाय सी ए। वेक्टर सी के प्रोजेक्शन को यहां देखिए सी ए से डिनोट किया गया है। और फिर इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर इज डिनोटेड बाय आर ए अलोंग एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली। वेक्टर आर के प्रोजेक्शन को आर ए से जाहिर किया गया है और तीनों प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर हैं, पहले बी का, फिर सी का और फिर आर का। अब प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए डायग्राम आप ध्यान में रखें, हेड टू टेल रूल ध्यान में रखें। अब हम प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिहाज से बात करते हैं। तो देखिए O से लेकर Q बराबर हो जाएगा O से P प्लस P से Q। P वो पॉइंट है जहां से आपने वेक्टर B के प्रोजेक्शन को शुरू किया था, और Q वो पॉइंट है जहां पर आपने वेक्टर R या वेक्टर C का प्रोजेक्शन खत्म किया है। तो डायग्राम में P और Q मेंशन कर दीजिएगा। फिर से सुन लीजिए, P उस पॉइंट को कहेंगे जहां पर आपने B का प्रोजेक्शन खत्म किया है या जहां से आपने C का प्रोजेक्शन शुरू किया है, और Q वो पॉइंट होगा जहां पर आपने C या R का प्रोजेक्शन खत्म किया है। तो O से लेकर Q बराबर जाएगा OP प्लस PQ। मैं यहां पर यूं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं। देखिए ये फर्ज कर लीजिए वेक्टर A था, ठीक है, और इसी तरीके से फर्ज कर लीजिए ये वेक्टर B था, ठीक है ना, और इसी तरीके से फर्ज कर लीजिए ये वेक्टर C था, ठीक है। तो ये वेक्टर A है, ये वाला वेक्टर A है फर्ज कर लीजिए, इसी तरीके से ये वाला वेक्टर B है फर्ज कर लीजिए, और ये वेक्टर C है। तीर का निशान इसके ऊपर बनेगा, मैं जल्दी जल्दी में यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ। और फिर हमने इन दोनों को ऐड करने के लिए रिजल्ट वेक्टर R ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये वेक्टर R है। अब देखिए डायग्राम में मैंने इस पॉइंट को क्या कहा हुआ है O, ये तो आपको पता ही है। अब B का पोजीशन यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो जहाँ पर B का पोजीशन खत्म हो रहा है उसको सपोज कर लीजिए P, और जहाँ पर C का पोजीशन या R का पोजीशन खत्म हो रहा है वो क्या हो गया Q। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि डायग्राम में P और Q मेंशन कर दीजिएगा पिछली वाली डायग्राम में, ठीक है ना। जो डायग्राम अभी आपने देखी है उसमें जहाँ B का पोजीशन खत्म हो रहा है या जहाँ C का पोजीशन शुरू हो रहा है उसको पॉइंट P कह दीजिएगा, और जहाँ पर C और R का पोजीशन खत्म हो रहा है उसको Q कह दीजिएगा। तो डायग्राम के मुताबिक O से लेकर Q तक का फासला किसके बराबर जाएगा, OP और फिर प्लस PQ। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। आगे देखिए O से लेकर Q किसके बराबर है, O से लेकर Q पूरा का पूरा RA के बराबर है। O से लेकर P किसके बराबर है, BA, और P से लेकर Q किसके बराबर हो जाएगा, CA के बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं A से, ठीक है ना। राइट हैंड साइड पर B और C हमें चाहिए, लेकिन इससे पहले वेक्टर A मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं A से। जब A से लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया ARA, राइट हैंड साइड पर A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया ABA, फिर प्लस ACA। ये प्रोजेक्शन की फॉर्म है। जब प्रोजेक्शन को खत्म करेंगे तो बीच में डॉट आ जाएगा, प्रोजेक्शन को हटा देंगे और तीर का निशान लगा देंगे। जब हम डॉट को हटाते तो न्यूमेरिकल में हमने प्रोजेक्शन की फॉर्म लिखी थी, बिल्कुल इसी तरीके से जब प्रोजेक्शन को रिमूव करेंगे तो डॉट आ जाएगा, डॉट लगाना है आपने, और दोनों वेक्टर को अपनी असल फॉर्म यानी वेक्टर की फॉर्म में आपने शो कर देना है। इसी तरह से ABA का मतलब वेक्टर A बन गया, डॉट आ गया, BA वेक्टर फॉर्म में आ गया। ACA का मतलब वेक्टर A बन गया, डॉट आ गया, और CA वेक्टर C की सूरत में आ गया। आप जानते हैं R किसके बराबर था डायग्राम के मुताबिक, B प्लस C के बराबर था। तो यहाँ R की जगह पर B प्लस C पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, देयरफॉर अब देखिए A डॉट B प्लस C बराबर हो गया A डॉट B प्लस A डॉट C। तो साबित हुआ कि वेक्टर
डॉट प्रोडक्ट जो है वेक्टर का वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है, यानी अगर 3 वेक्टर्स हों जिनमें से 2 ऐड हो रहे हों, उससे पहले एक डॉट मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो डॉट प्रोडक्ट के तौर पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मीन्स ए डॉट बी प्लस सी बराबर हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो उम्मीद है कि प्रॉपर्टी आपको समझ आई होगी। इस पर सारा कमाल डायग्राम का है, उसी पैटर्न पर ड्रॉ कीजिएगा जिस पैटर्न पर मैंने आपको समझाया है। और जहां वेक्टर बी का पोजीशन खत्म हो रहा है या जहां से वेक्टर सी का पोजीशन शुरू हो रहा है, डायग्राम में उसको पॉइंट पी कह दीजिएगा। और जहां पर वेक्टर सी या वेक्टर आर का पोजीशन खत्म हो रहा है, डायग्राम में उसको पॉइंट क्यू कह दीजिएगा। तो अगला स्टेप जो हमने किया है ये वाला, ओ क्यू बराबर है ओ से लेकर पी प्लस पी से लेकर क्यू, इस डिस्टेंस की आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा, जो मैं यहां पर भी आपको ड्रॉ करके दिखा चुका हूं। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये है कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। हमें प्रूफ करना है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं, यानी वेक्टर फॉर्म में अगर डॉट प्रोडक्ट मौजूद हो तो वेक्टर को आगे पीछे लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ए डॉट बी लिख दें या बी डॉट ए लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जवाब सेम आएगा। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो देखते हैं प्रूफ कैसे किया जाए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। देखिए ए डॉट बी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी, इसके साथ साथ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स द पोजीशन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यानी कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और दूसरे वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन होता है पहले वाले वेक्टर पर। यह आप जानते हैं ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा की प्रॉपर्टी के मुताबिक। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी, द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। यहां देखिए एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और इनके दरमियान एंगल क्या है? थीटा। देन बाय स्टेटमेंट ए डॉट बी किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर यानी कि ए, और फिर पोजीशन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी पोजीशन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ए। हम न्यूमेरिकल में भी कंडीशन अप्लाई कर चुके हैं, आपको याद आ रहा होगा। वेयर बी ए रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यानी बी ए किसको जाहिर कर रहा है? वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर ए की डायरेक्शन में, इसको जाहिर कर रहा है। अब डायग्राम देखिए, तो वेक्टर ए ये था और वेक्टर बी ये था। अगर वेक्टर बी का मैं पोजीशन लेता तो वो शुरू कहाँ से होता? जहाँ से इसका हेड है। अभी पिछली स्लाइड में हमने प्रूफ किया प्रॉपर्टी है ना, जहाँ हेड है वहाँ से शुरू होता और सीधा सीधा 90 डिग्री पर कहाँ जाके पड़ता? वेक्टर ए पर। तो देखिए बिल्कुल उसी तरह से आपको नजर आ रहा है बी का पोजीशन ए के ऊपर। अभी शुरू कहाँ से हो रहा है पोजीशन? ये शुरू हो रहा है पॉइंट ओ से, ठीक है ना, यहाँ से, और खत्म कहाँ पर? यहाँ पर। तो अगली डायग्राम में देखिए ओ से लेकर इस पॉइंट तक के फासले को क्या किया दिया है? बी का पोजीशन ए पर, बी का साया जो ए पर पड़ रहा है इस डायग्राम के मुताबिक वो यहाँ पर इस तरह से आ गया। फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी के मुताबिक ओ ए और फिर यहाँ जो बी नजर आ रहा है, ठीक है ना, बी ए किसके बराबर होगा? बी ए बराबर होगा बी कॉस थीटा। देखिए एंगल के साथ वाली साइड के लिए कौन सा फंक्शन लेते हैं? कॉस थीटा। तो बी ए का क्या मतलब हो जाएगा? बी का कॉस थीटा, ठीक है। सो ए डॉट बी बराबर हो गया, यहां देखिए ए बी ए लिखा हुआ था ना, तो ए डॉट बी बराबर हो गया ए बी कॉस थीटा। ए और बी कॉस थीटा मींस बी ए। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं। सिमिलरली बी डॉट ए अब हम साइड ले रहे हैं। बी डॉट ए किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। देखें अब बी डॉट ए लिखा हुआ है, तो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि बी, दूसरे वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन पहले वाले वेक्टर पर। तो दूसरा वाला वेक्टर अब कौन है? ए। पहला वाला कौन है? बी। तो ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर। अब देखें डायग्राम कुछ इस तरह से है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन कहाँ से शुरू होगा? पॉइंट ओ से। कहाँ पर खत्म होगा? वेक्टर ए के हेड के बिल्कुल नीचे यहाँ पर। तो ओ से लेकर यहाँ तक का फासला ए का प्रोजेक्शन हो गया बी के ऊपर। अब इस चीज़ को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? वेयर ए बी रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ए बी, ये जो डायग्राम में आपको ए बी नजर आ रहा है, ये किसको जाहिर कर रहा है? वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ए बी किसके बराबर होगा? ए कॉस थीटा। सो बी डॉट ए बराबर हो गया बी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। वी कैन राइट अबव एक्सप्रेशन एज बी डॉट ए मीन्स ए बी कॉस थीटा। इसको हम बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब बी आ गया और ए कॉस थीटा की जो यहाँ लिखा हुआ है पिछले स्टेप में, उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया? ए बी। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2
अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो दोनों की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है, तो साबित हुआ कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है डॉट प्रोडक्ट की वो ओबे हो रही है, ठीक है ना। यानी ए डॉट बी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं। कभी कभी पेपर में आता है शो दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ, यानी ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं, इसको प्रूफ कर दें। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया प्रोजिशन को लेते हुए। उम्मीद है कि ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। सिंपल सी प्रॉपर्टी दी और पोजीशन लेना तो आपको आता ही है, और पोजीशन का मतलब कॉस थीटा होता है, ये बात भी हम न्यूमेरिकल में कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं आखिरी प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए। देखते हैं आखिरी प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट के लिहाज से क्या। अब ये है कम्यूटेटिव लॉ फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि हमें अब इस स्लाइड में एक और प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते। आप देखिए ए क्रॉस बी अगर बराबर है, जो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी हुई नजर आ रही है, ए क्रॉस बी अगर बराबर है तो कब, जब माइनस का साइन लग गया। इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते। अगर होते हैं तो उस सूरत में जब यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा हुआ हो, यानी कि ए क्रॉस बी बराबर होगा विद नेगेटिव साइन बी क्रॉस ए। तो कम्यूटेटिव लॉ जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट का वो ओबे नहीं होता। जिस तरह ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं आपने देखा, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होंगे क्योंकि माइनस का साइन आ जाएगा, जो आपको यहाँ पर लगा हुआ नजर आ रहा है। अब इसको प्रूफ करने के लिए वेक्टर ए को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ब्राउन कलर से वेक्टर ए नजर आ रहा है, ग्रीन कलर में आपको वेक्टर बी नजर आया। इसी पैटर्न पर आपने ड्रॉ करना है। एंगल देखें, वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ दिखा दिया, एंगल को हमने कह दिया थीटा। अब हम वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ जा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं ए से बी की तरफ। फर्स्ट वेक्टर इज ए, सेकंड वेक्टर इज बी। डायरेक्शन देखिए एंगल की, ए से बी। कर्ल आपको नजर आ रहा है, घुमा आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये जो ना उंगलियों को घुमाओ, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये ठीक है ना। अब वेक्टर ए है, उसको हम यूं घुमा रहे हैं, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो डायरेक्शन होगी इनके क्रॉस प्रोडक्ट की वो क्या हो जाएगी, नॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स वेक्टर सी आपको मिल गया और सी बराबर हो गया ए क्रॉस बी। और डायरेक्शन देखें, नॉर्मली अपवर्ड है तो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया गया। हम पढ़ चुके हैं यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर की डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाता है इंडिकेट करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए प्रॉपर डायरेक्शन को। और यहाँ देखिए तो ग्रीन कलर से एक और कर्व दिखा दिया जो ये बता रहे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको ले रहे हैं। जिस तरह घड़ी की पॉइंटर्स मूव कर रहे होती हैं वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, एंटी क्लॉकवाइज मींस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर मूवमेंट हो रही है। तो वेक्टर सी ऊपर की तरफ चला गया जो कि ए क्रॉस बी है। अब देखते हैं इसको प्रूफ कैसे किया जाए। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी विच आर ड्रॉन इन अ सर्टेन प्लेन। दो वेक्टर ए और बी पर गौर करें जो कि एक प्लेन पर ड्रॉ कर दिए गए हैं, एक प्लेन यानी सतह पर ड्रॉ कर दिए गए हैं। फ्रॉम फिगर it is clear that if we take the cross product from vector A to vector B, शक्ल से जाहिर है कि अगर हम वेक्टर A से वेक्टर B तक क्रॉस प्रोडक्ट लें, अगेन डायग्राम देखें, वेक्टर A से शुरू हो रहा है ये क्रॉस प्रोडक्ट और जा कहाँ पर है, वेक्टर B तक। डायरेक्शन देखें इस तीर के निशान की, ठीक है। तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा यानी वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर के प्रोडक्ट की सूरत में अगर जवाब वेक्टर आए तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट का लफ्ज आ गया और उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का, उसको कह दिया सी, जो ए क्रॉस बी के बराबर है। अब जब दो वेक्टर के दरमियान से क्रॉस को रिमूव कर देते हैं तो साइन का फंक्शन आता है, ज़्यादा वेक्टर सी बराबर हो गया ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या आ गई, यूनिट वेक्टर के तौर पर जो नॉर्मल डायरेक्शन में आपको दिखा दी। मतलब फर्स्ट कर लीजिए मेरे हाथ में ये फिजिक्स की बुक है, ठीक है ना, और फर्स्ट कर लीजिए ये जो मेरे हाथ में फिंगर है ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे इसको, ठीक है। अब देखिए वेक्टर जो मेरी फिंगर है ये वेक्टर सी है। अब बुक की जो सरफेस है, बुक की सरफेस पे देखिए एक लेंथ है और दूसरी विड्थ है। लेंथ वाली साइड फर्स्ट कर लीजिए वेक्टर ए है, विड्थ वाली साइड फर्स्ट कर लीजिए वेक्टर बी है। तो मेरी फिंगर की डायरेक्शन देखिए नॉर्मली अपवर्ड, ऊपर की तरफ है ये, ठीक है ना, ऊपर की तरफ ही है। तो ये हो गई वेक्टर सी जो नॉर्मल ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल डायरेक्शन है उसको यूनिट वेक्टर एन के जरिए हमने शो किया है। आगे चलो तो लिखा हुआ है वेयर एन इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, और इसकी डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल या फिर टर्निंग स्क्रू रूल, ठीक है ना। राइट हैंड रूल होता है क्रॉस प्रोडक्ट का,
ठीक है, या फिर टर्निंग स्क्रू रूल, स्क्रू को जब आप घुमा रहे होते हैं पेचकस के जरिए, जब नट बोल्ट की मिसाल ले लीजिए, एक स्क्रू है उसको आप कहीं पर रोटेट कर रहे हैं पेचकस के जरिए, तो घुमा रहे होते हैं, जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो अंदर की तरफ जा रहा होता है, और खोलने के लिए जब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे होते हैं तो वो बाहर की तरफ आ रहा होता है। तो डायरेक्शन जो होगी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर की, वो अंदर की तरफ होगी या बाहर की तरफ होगी, उसके लिए राइट हैंड रूल या फिर टर्निंग स्क्रू रूल का अप्लाई किया जा सकता है। अब देखिए इसी तरह अगर हम वेक्टर बी का क्रॉस पढ़ लें वेक्टर ए की तरफ, तो पहले की तरह डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पर, वेक्टर ए आपको नजर आ गया, ये रहा वेक्टर बी, ठीक है। अब वेक्टर बी को देखें, ये वेक्टर बी की डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ अब तीर का निशान हो गया, ठीक है, ये आ गया एंगल थीटा। अब जब आप बी से ए की तरफ आएंगे तो डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। पहले डायरेक्शन आपको अप नजर आ रही थी पिछली स्लाइड में, अब डायरेक्शन आपको कहाँ नजर आ रही है, डाउनवर्ड, क्योंकि आपने बी से ए की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, डायरेक्शन तब्दील कर दी है, तीर के निशान से मेंशन है। तो जो ब्लैक वेक्टर है वेक्टर सी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। इसको आपने कह दिया डी, पहले वाले को सी कहा था, अब आपने इसको किया डी, और डी किसके बराबर हो गया, बी क्रॉस ए। अब देखें पहले बी लिखा हुआ है बाद में ए लिखा हुआ है, और डायरेक्शन चूंकि डाउनवर्ड है, पहली वाली डायग्राम के मुताबिक ऑपोजिट है, इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए साइन कौन सा यूज किया, नेगेटिव, और यूनिट वेक्टर के तौर पर नॉर्मली डाउनवर्ड है इसलिए एन लिख दिया। डायरेक्शन यहां पर क्लॉकवाइज दिखा दी, पिछली वाली डायग्राम में ग्रीन कलर था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब ये ब्लू कलर नजर आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी जिस तरह घड़ी के पॉइंटर मूव कर रहे होते हैं उसी तरह की बात हो रही है। फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट इफ वी टेक द क्रॉस प्रोडक्ट फ्रॉम वेक्टर बी टू वेक्टर ए, अब शक्ल से जाहिर है कि हम वेक्टर बी से वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, अब फ्रॉम वेक्टर बी टू वेक्टर ए आ रहे हैं, पहले फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी हम गए थे, ठीक है ना। Then their vector product, again vector product means cross product is given by D, B से A का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जो बना आपने उसके रिजल्टेंट क्या किया, D, तो D बराबर हो गया B क्रॉस A, D बराबर हो गया B A साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या है इसकी, पहले वाले के मुकाबले में ऑपोजिट, तो माइनस का साइन, और है ये यूनिट वेक्टर जो कि नॉर्मल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो n कैप से जाहिर कर दिया, यानी D बराबर हो गया प्लस माइनस माइनस बाहर लिख लिया B A साइन थीटा n कैप। या फिर हम यूं भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो पिछली स्लाइड में आपने देखा, वेक्टर सी बराबर था ए बी साइन थीटा एन कैप के, तो हम ये लिख सकते हैं माइनस टी बराबर हो गया, देखें ये बी ए साइन थीटा तो ऐसे ही आ गया, एन कैप इस तरह से आ गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर कंपेयर कर लें, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, और इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक ए बी साइन थीटा एन कैप के बराबर था, दोनों को कंपेयर करें तो सूरत हाल क्या बन गई, वेक्टर सी बराबर हो गया माइनस टी। देखें क्या हुआ है, वेक्टर डी बराबर था बी क्रॉस ए, क्रॉस को रिमूव किया बी ए साइन थीटा, और बी ए साइन थीटा के साथ डायरेक्शन दिखाई यूनिट वेक्टर एन कैप के जरिए, तो माइनस का साइन यूज किया क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, माइनस प्लस माइनस बाहर आ गया। अब यहाँ जो माइनस लगा हुआ था इसको यहाँ से मैंने डी के साथ लगा दिया, एक ही बात है। अगर मैं दोनों तरफ रेड स्टेप को देखिए जो रेड कलर से लिखा हुआ है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस टी आ जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, बी एस साइन थीटा एन कैप। फिर इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक वेक्टर सी किसके बराबर है, ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर मैं 1 और 2 दोनों का कंपेयर करूं तो सी किसके बराबर हो गया, माइनस टी, ठीक है ना। सी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, डी की जगह पर लिख सकते हैं बी क्रॉस ए, और माइनस का साइन जो था वो ऐसे आ गया, तो साबित हुआ कि ए क्रॉस बी बराबर है माइनस बी क्रॉस ए के। यानी हम यूं भी कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। अगर हम इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट के लिहाज से बात करें तो कम्यूटेटिव तो नहीं है। अगर मैं डायग्राम को कंपेयर करूं, कंबाइन कर दूं, इफ वी कंबाइन फिगर 1 एंड 2 देन वी कैन गेट, हमें इस तरह की सूरतें मिलती है। देखें पहली वाले डायग्राम के मुताबिक ए से बी की तरफ हम जा रहे थे तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ था, दूसरे वाले डायग्राम के मुताबिक जब हम बी से ए की तरफ आए तो नॉर्मल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ऑपोजिट, यानी माइनस का साइन, और इसी लिहाज से दोनों बराबर नहीं है। तो साबित हुआ कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का वो कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता। डॉट प्रॉपर्टी के लिहाज से तो ओबे होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिहाज से ओबे नहीं होता। ये 4 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, एक लास्ट टाइम और 3 आज। इसकी भरपूर तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉलेज के पेपर के लिहाज से, बोर्ड के पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन हो बिला झिझक गूगल क्लासरूम पर मुझसे कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।